I'll start the topic today now. It's consignment. कंसाइनमेंट पहली बात तो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ज़रूरी है, तब समझ में आएगा आपको इस चैप्टर में करना क्या है. कंसाइनमेंट इज़ अ ट्रांजैक्शन, इज़ अ डील ब्रदर, जहाँ पे आप अपना गुड्स किसी और को भेज रहे हो बेचने के लिए. बेचने के लिए मतलब क्या है, सामने वाले को बेच नहीं रहे हो, सामने वाले को दे रहे हो कि तुम मेरे बिहाफ में बेचो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ कैलकाटा में हो एंड आप कोई पर्टिकुलर तरह का कोई ड्रेस मटेरियल बनाते हो या कुछ भी, एंड वो यहाँ पे बहुत चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस आपका चल रहा है. अब आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट बाकी जगह बाकी स्टेट्स में भी बिके, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है. एक ऑप्शन तो है कि बाहर में आप अपना दुकान खोल लो, शोरूम खोल लो अपना. आप बैंगलोर में, अहमदाबाद में, चंडीगढ़ में, सब जगह अपना अपना शॉप्स खोल लो. तो शॉप्स खोलने में प्रॉब्लम कहाँ है कि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, उतना मैन पावर मैनेजमेंट चाहिए, एंड एक रिस्क है चला या नहीं चला. नहीं चला तो क्या करेंगे. तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप वहीं पे, सपोज बैंगलोर में, अहमदाबाद में, चंडीगढ़ में, तो दूसरा बिजनेसमैन है जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में तो है, बट जैसा कपड़ा आप बना रहे हैं, जिस टेस्ट एंड फैशन का आप बना रहे हैं, वो नहीं रखता है. आप उसको बोलते हो खरीदने के लिए कि मेरे से खरीद ले तू बेच, वो खरीदना नहीं चाहता है. अब दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है फिर है कि आप उसको बोलो एक काम कर, तेरा कोई रिस्क नहीं है, मैं तेरे को सामान भेज रहा हूँ, तुम रखो उसको, बेच सके तो बेचो. तुमको एडिशनल कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, तुमको तो खाली अपना सामान रखते हो, मेरा भी सामान डिस्प्ले में लगा के रख लो, लोगों को दिखाओ, बेचो. तुम बेचो, बेच के जो पैसा आएगा उसके ऊपर में, सेल्स के ऊपर में 5%, 10%, 15%, 20% आप उसको कमीशन ऑफर कर देते हो. बाकी सारा पैसा आपका है. यहाँ से गुड्स भेजने का खर्चा, गुड्स का खुद का खर्चा, वहाँ पे भी गुड्स से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा लगता है, सारा खर्चा आपका है. उसका सिर्फ काम है सामान बेचना, बेचने के बदले में उसको अपना कमीशन मिल जाएगा. उससे कोई खर्चा लगा तो वो भी वो काट लेगा, बाकी पैसा आपको दे देगा. इस तरह के ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट बिजनेस. तो यहां पे क्या हो रहा है, आप जो गुड्स भेज रहे हो, यू आर कॉल्ड द कंसाइनर. कंसाइनर, एंड जिसको मतलब आप प्रिंसिपल हैं, लॉ ऑफ एजेंसी की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बात करें तो यू आर द प्रिंसिपल, एंड जिसको गुड्स भेज रहे हो, ही इज कॉल्ड द कंसाइनी. कंसाइनी इज योर एजेंट. तो यहां हमको करना है क्या एज अ स्टूडेंट, कंसाइनर के बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है विद रेस्पेक्ट टू कंसाइनमेंट बिजनेस, एंड कंसाइनिंग के बुक्स का भी सीखना है. अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंसाइनर का बुक्स में ही ज़्यादा डिफिकल्टी है, ज़्यादा झमेला उसी में ही है, और एग्जाम में भी ज़्यादातर कंसाइनर का बुक्स का ही पूछता है कि कंसाइनर के बुक्स में हम लोग लेजर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे. लेजर बनाना है तो हमको उसके लिए क्या आना चाहिए, जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए. जर्नल्स पता होगा तो लेजर आराम से प्रिपेयर हो जाएगा. क्लियर. तो सबसे पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जर्नल एंट्रीज सीखेंगे अभी. तो क्या बताएं, कंसाइनर जो होता है वो गुड्स भेजता है किसको, कंसाइनी को. नोट कर लोगे ये भी. कंसाइनर स्टैंड्स द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल है, एंड कंसाइनी उसका एजेंट है. गुड्स से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सारा किसका होगा, कंसाइनर का होगा. कोई भी लॉस भी हो जाता है रास्ते में अगर, या कंसाइनी के गुड्स पहुंचने के बाद में कोई डैमेज हो जाता है, आग लग जाता है, चोरी हो जाता है, वो सारा लॉस किसका माना जाएगा, कंसाइनर का. कंसाइनी का कोई झमेला नहीं है, उसको माल बेचना है, बदले में उसको उसका कमीशन रख लेगा, दैट्स इट. क्लियर. इतना सा नोट कर लो एक बार, फिर हम लोग इंटरेस्ट पे आते हैं. एंट्रीज द बुक्स ऑफ कंसाइनर, लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके सामने स्क्रीन पे ही, आपके मैट पे भी है. कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है गुड्स भेजने के एंट्री उसके बुक्स में क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट टू के डॉट 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 दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, कंसाइनमेंट टू बैंगलोर अकाउंट या कंसाइनमेंट टू अहमदाबाद अकाउंट, या अगर प्लेस का नाम नहीं दिया है तो हम लोग पार्टी का नाम यूज करें, कंसाइनी का जो भी नाम है, कंसाइनमेंट टू मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. क्लियर. ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है ना,
ये नॉमिनल अकाउंट का काम करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये कंसाइनरी बुक से बनेगा. इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. नॉमिनल अकाउंट है मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स. ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम लोग इस अकाउंट को क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट. टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर के बुक से जो बनता है वो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है. क्यों बनाया जाता है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. मैंने क्या बोला, ज़्यादातर टाइम एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, लेजर अकाउंट से पूछेगा, बट उसके लिए जर्नल एंट्रीज पता होनी ज़रूरी है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो पहला है जब गुड्स भेज रहे हो आप, जब भी वर्ड यूज़ करो आप कौन है? कंसाइनर है. कंसाइनर जब कंसाइनर को गुड्स भेज रहे हैं, एंट्री क्या हो रहा है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. अब आप एक काम करोगे, मैं इसका लेजर पोस्टिंग दिखाऊंगा आपको, आप इसका लेजर्स अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे. ठीक है, चलो लेजर ड्रॉ करो. सो कंसाइनमेंट का लेजर अकाउंट थोड़ा सा बड़ा रहेगा. फॉर्मेट पूरा लेजर का है, मीन्स डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट में रुपये का सिंबल, वो सब कुछ होना चाहिए एवरी टाइम. तो मुझे पहला एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, इसका मतलब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर भी बनेगा. चलो एक छोटा सा लेजर बनेगा, उसमें 2-3 एंट्री होती है, ज़्यादा एंट्री नहीं होती. चलो वो बनाओ. तो अपना पहला एंट्री का इफेक्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में किधर आ जाएगा? मैं उसको फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर्मेट आप लोग ड्रॉ कर लेना. बाई कंसाइनमेंट अकाउंट. फॉर्मेट हम नहीं ड्रॉ कर रहा है सारा लेजर्स का, वो आप लोग ड्रॉ करते रहना, लेकिन प्लीज़ ये एंट्री पोस्ट कर लिए. अभी देखो नेक्स्ट एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विद द कंसाइनर. कंसाइनर जब गुड्स आप सपोज यहाँ कैलकाटा से गुड्स बैंगलोर भेज रहे हो, तो गुड्स भेजने से रिलेटेड आपसे बहुत सारा खर्चा लगेगा. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, इंश्योरेंस है, पैकिंग है, लोडिंग है, कोई भी और तरह का खर्चा लग सकता है. तो जो भी खर्चा लग रहा है वो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए लग रहा है. एंड कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट. तो हमारा एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. एंड अगर खर्चा किए बट अभी तक पेमेंट नहीं की, बहुत रेयर रहेगा, अगर खर्चा तो कर दिए बट अभी तक पेमेंट नहीं किए, तो टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस. इसे देखो क्या लिखा है, फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस द कंसाइनर एंट्रीज व्हाट? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक इफ पेड, टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस इफ अनपेड. तो इसका लेजर में पोस्टिंग कंसाइनमेंट अकाउंट में टू बैंक अकाउंट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए बता दे रहे हैं, जैसे फ्रेट लगा, राइट, पैकिंग चार्जेस लगा. एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी खर्च कैसे लिखाना, कैसे लिखोगे. इंश्योरेंस लगा कि रास्ता में गुड्स का डैमेज नहीं हो जाए, या डैमेज होगा तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, इंश्योरेंस ऐसे. ठीक है, इसको ऑब्वियसली नेक्स्ट रिवर्स पोस्टिंग नहीं करना, बिकॉज बैंक अकाउंट नहीं बनाना होता है, बिकॉज बैंक अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डे बुक्स, वो नहीं बनाते, वो नहीं बनाना है आपको. क्लियर? नेक्स्ट तीसरा एंट्री, आपने कंसाइनर को गुड्स भेज दिया. हो सकता है आपका कंसाइनी से, सॉरी कंसाइनी गुड्स भेज दिया आपने, कंसाइनी से हो सकता है आपका बात हो जाए कि भाई थोड़ा पैसा एडवांस दे दे. हो सकता है वो राजी भी हो जाए, बिकॉज आपका बहुत दिन से ट्रांजैक्शन चल रहा है उससे, जो भी है आप भी 5 लाख का गुड्स भेजो उसको, हो सकता है 1-2 लाख रुपये आप उससे एडवांस मांगो. तो एडवांस अगर वो दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. नाउ जस्ट वन सेकेंड, कंसाइनी अकाउंट ऑब्वियसली इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. हाँ या ना? कंसाइनी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी करते हैं कि नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. अगर वो बिल रिसीवेबल दे रहे हैं तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. हाँ या ना? तो इसके लिए ऑब्वियसली अब समझ में आ रहा होगा दैट एक कंसाइनी अकाउंट भी बनेगा, एंड इसका एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा नहीं, बिकॉज ये इनकम एक्सपेंस तो है ही नहीं. इनकम तो तब होगा जब माल बेचेगा, तब वो इनकम आना जाएगा. अभी तो खाली पैसा मिला उसे ऑन अकाउंट. तो कंसाइनी अकाउंट में इसका पोस्टिंग क्या होगा? बाय बैंक. अगर बिल रिसीवेबल मिला है तो बाई
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्लियर है सबको? कंसाइनी अकाउंट में दरअसल बाई बैंक या बाई बिल इसलिए क्या की एंट्री है? एडवांस मिलने का। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, व्हेन अकाउंट सेल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी। कंसाइनी से हमको जब अकाउंट सेल्स मिलेगा, व्हाट इज एन अकाउंट सेल्स? अकाउंट सेल्स इज सिंपल एक चिट्ठा काइंड ऑफ, जिसको बोलें पेपर के ऊपर में वो हिसाब लिख के भेजेगा कि इतना रुपये का माल मैंने बेचा है, इतना इतना रुपये में माल बेचा, इतना मेरा कमीशन, इतना मेरे से खर्चा लगा, कि गुड्स जब वहाँ पहुँचेगा, सपोज बैंगलोर जब गुड्स पहुँचे रेलवे से, तो वहाँ से लेके अपने गोडाउन तक लेके जाएगा, तो उसका खर्चा भी एक्चुअल में हमारा ही है, पेमेंट भले ही वो कर रहा है, तो जब वो हिसाब करेगा तो क्या करेगा, उतना पैसा काट के बाकी पैसा मेरे को देगा वो। उसके लिए अलग उसको अगर कोई गोडाउन भाड़े पे लेना पड़ा है या एग्जिस्टिंग गोडाउन का कुछ भाड़ा उसके ऊपर चार्ज करेगा वो, या कोई सेल्समैन रखा है तो उसका सैलरी वो भी हमसे ही लेगा वो। तो जो भी खर्चा लग रहा है तो वो सब कुछ क्या अकाउंट सेल्स में हिसाब बता देगा, कितना मैं माल बेचे, इतना कलेक्शन हुआ, इतना मेरा कमीशन, इतना मेरा खर्चा, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट सेल्स। वो चिट्ठा है कागज़ का जो बना के देगा वो। उसमें क्या क्या रहेगा? फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी, जो गुड्स सेल किया है, तो गुड्स सेल किया है मतलब यहाँ पे मैं कैश सेल्स की बात कर रहा हूँ कि वो कैश में बेचा है, उधार के सेल्स की बात बाद में अलग से करेंगे, क्रेडिट सेल्स का अलग से कुछ इफेक्ट होता है। तो गुड्स वो सेल किए हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सेल्स की एंट्री कैश या बैंक डेबिट टू सेल्स सीखे हम लोग। तो नॉर्मली सेल्स की एंट्री 11 से क्या सीखे, कैश ऑन डेबिट टू सेल्स। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पे सेल्स की जगह होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरी बात, कैश हमको तो मिला ही नहीं है, कैश हमारे बिहाफ में किसके पास पड़ा है, कंसाइनी के पास पड़ा है, तो इसीलिए सेल्स की एंट्री यहाँ पे क्या होगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्या आप बोलोगे सर सेल्स की एंट्री तो हमेशा कैश टू सेल्स होता है, तो यहाँ पे ऐसा एंट्री क्यों है? कैश क्योंकि हमको नहीं मिल रहा है, हमारे बिहाफ में वो कैश किसके पास पड़ा है, कंसाइनी के पास पड़ा है, तो इसलिए कंसाइनी अकाउंट डेबिट होगा। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, बट यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, कंसाइनमेंट अकाउंट, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे हम, ठीक है ना। तो चलो इसका एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में, इसका मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में अपन क्या लिखेंगे, बाई कंसाइनी अकाउंट सेल्स, डैश देखिए सेल्स लिख लिया। एंड कंसाइनी अकाउंट में क्या लिखेंगे आप बताइए, टू कंसाइनमेंट अकाउंट डैश दे करके सेल्स। ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंट्री में एवरीवन। नेक्स्ट, फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी से हमारे बिहाफ में जो भी खर्चा लगा वो खर्चा हमारा है, और हमारा खर्चा तो हमारा नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, कंसाइनमेंट अकाउंट है। एक्सपेंसेस क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा जो भी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कि नॉर्मली एक्सपेंसेस की एंट्री हम लोग क्या जानते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे डेबिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और बैंक क्रेडिट इसलिए नहीं होगा बिकॉज हमसे पैसा जा नहीं रहा है, पैसा हमारे बिहाफ में कंसाइनी कर रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, राइट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में अब हम लोग ऑब्वियसली टू कंसाइनी नहीं लिखेंगे, जो नाम रहेगा तो राम श्याम एक्स वाई जेड जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सपोज उससे अनलोडिंग चार्जेस लगा है, या उससे सेलिंग एक्सपेंसेस लगा है, जो भी, ठीक है। तो ये चीज़ कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, हाँ या ना, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट डैश दे करके जो भी खर्चा का नाम रहेगा, अनलोडिंग चार्ज हम लोग जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं, क्लियर, लिख लिया सबको ही। नेक्स्ट एंट्री, फॉर द कमीशन ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी को हमसे जो कमीशन मिलना बाकी है हमारे लिए खर्चा है,
सेम एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, देना किसको है, कंसाइनी को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी आपके सामने एंट्री है 4 का सी। तो सेम केस हम लोग क्या करेंगे, उसी एंट्री में डैश दे करके लिख देंगे कमीशन। बात समझ में आ रहा है। लेजर में टू कंसाइनी के एंटर में डैश लेके लिख देंगे, एंड कंसाइनी में यहीं पे डैश दे करके कमीशन। कोई दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फॉर रिसीविंग रेमिटेंस फ्रॉम द कंसाइनी। कंसाइनी से रेमिटेंस मिलने का, रेमिटेंस मतलब एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 5 मंथ्स हम लोग जब हिसाब करेंगे, जब अकाउंट सेल्स भेजेगा तो यूजुअली क्या करता है, उसके साथ हमको जो पैसा मिलना बाकी है हमको वही भेज देता है। मतलब आपको जो पैसा मिलना बाकी है, कंसाइनर को जो पैसा मिलना बाकी है, कंसाइनी नॉर्मली अकाउंट सेल्स के साथ में भेज देता है। चेक भेजे या ड्राफ्ट भेजे तो सिंपल पैसा मिल रहा है, तो कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। वही जो पहले किया एडवांस मिलने के वही एंट्री अभी भी होगा, एंड उसका डबल इफेक्ट रिकॉर्ड करना नहीं अपने को, बिकॉज बैंक अकाउंट तो बनाते नहीं अपने, क्योंकि दैट्स अ पार्ट ऑफ डे बुक्स। बाई बैंक डैश देके रेमिटेंस छोटा सा। नेक्स्ट, अब अगर गुड्स रास्ते में डैमेज हो जाता है, गुड्स अगर रास्ते में डैमेज हो जाता है या कंसाइनी के यहाँ पहुँचने के बाद डैमेज हो जाता है, तो क्या बताए थे, वो लॉस किसका लॉस होता है, कंसाइनर का। उसका एंट्री देखो मैट में दिया हुआ नहीं है, आप वो एंट्री नोट कर लो, ठीक है। एंट्री नंबर 6 के बगल में स्पेस है, वहाँ पे नोट कर लो आप, फॉर abnormal loss of goods। अब मेक श्योर आप फाइनल अकाउंट्स किए हुए 11-12 डेज में भी अपने बाकी और भी लेवल्स में हम लोग ना हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉसेस भी होता है बट उसका हम लोग कभी एंट्री पास नहीं किया आज तक। कंसाइनमेंट में ये नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस वाला बहुत जबरदस्त काम आएगा कैलकुलेशंस के लिए। तो अपने ये समझना जरूरी है लॉस नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है। हर धंधे में, हर बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेसेस में कुछ कुछ लॉसेस ऐसा होता है जो इनएविटेबल है, जिसको रोका नहीं जा सकता, वो होके रहेगा वो लॉस। शाम को जब पुचका वाले से पुचका खाते हो ना, देखते हो बेचारा 2-4 पुचका ऐसे टूट जाता है, खिलाता है दिन भर में उसका 10-20 पुचका ऐसे टूट जाता है, वो क्या उसके लिए नॉर्मल है यार, होना ही है। आप बोले नहीं से वो दो ना, बाद में उसको चूरमे में मिला देता है। सब्जी वाले के पास में देखते हो जब वो फ्रूट्स लेके आता है रोज, कुछ फ्रूट्स उसका सड़ जाता है, गल जाता है, हाँ या ना, होगा ही, हर सब्जी वाले से थोड़ा बहुत तो सड़ेगा गलेगा ही, वो नॉर्मल लॉस है। तेल का बिजनेस है, ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा बहुत तेल वेस्टेज होगा ही। फूड ग्रेन्स का बिजनेस है, थोड़ा बहुत चावल गेहूं बोरा से निकल के पोस्ता में गिरा हुआ ऐसे ही मिलता ही है। ये सब क्या है, नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं हो सकता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिकॉज वो इनएविटेबल होगा वो। अब एबनॉर्मल लॉस क्या है भैया, आयुष का चिराग का झमेला हो गया, शाम को पुचका खाते खाते किसी लड़की को देख के रास्ता मेरी है मेरी है, आयुष ने उठा के चिराग को पुचका लेके स्टॉल पे गिरा दिया, उसका 2000 पुचका था सारा पचक गया। ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। या फिर उठा के बगल में आम वाला था उसके ठेला पे फेंक दिया उसको उठा के, सर आम का रस तो वहीं निकल गया, आम रस वहीं बन गया पूरा, वो क्या है कि एबनॉर्मल लॉस है। रास्ता में गाड़ी जा रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के अंदर सारा सामान था, वो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉसेस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एबनॉर्मल लॉस आपको याद होगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांसिट, गुड्स डैमेज बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट में किधर लिखते थे, क्रेडिट साइड में लिखते थे, हाँ या ना। अक्सर दिमाग में क्वेश्चन आता था, लॉस है तो क्रेडिट में क्यों लिख रहा है, लॉस तो हमेशा डेबिट होता है।
हाँ या ना? एक क्वेश्चन की बात है कि नहीं? लॉस हो तो बड़ा डेबिट होना चाहिए। परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा खर्चा है। खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते थे, तो लॉस हो भी तो खर्चा है, वो ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं लिखे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों लिखते थे? है जवाब इसका? है लॉस है, तो डेबिट में क्यों नहीं लिख करके क्रेडिट में क्यों लिखते थे? क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे कि डायरेक्ट ऑपरेशन से हमको कितना कमाए हैं। बात समझो, मेरा 50,000 का गुड्स किसी भी बिजनेसमैन का डिस्ट्रॉय हो गया, वो है लॉस उसके लिए डेफिनेटली, तो डेबिट में आना चाहिए ना। क्रेडिट में क्यों लिखते थे? बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का लॉस नहीं है, कभी कभार होता है। जीपी रेशियो नहीं तो हमारा गलत है, रेशियो एनालिसिस करने के लिए। आप याद करो ना, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता, 50,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, एंड अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, आप क्या करते हैं? उसको पीएल के डेबिट में बाद में लिखते कि नहीं? ट्रेडिंग में क्रेडिट करते थे और फिर एब्नॉर्मल लॉस होकर पूरा पीएल में डेबिट करते कि नहीं? आप नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसको पीएल में डेबिट करेंगे, बात अलग है। बट बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, कि हम बिजनेस करके यूजुअली हम कितना कमा रहे हैं। जैसे कंसाइनमेंट बिजनेस है, तो कंसाइनमेंट में जो एब्नॉर्मल लॉस हो रहा है वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, वंस हो गया कभी कभार, तो इसलिए वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट में कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो हमारी उसकी एंट्री क्या होगी? एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, लिखो उसको जस्ट 1 सेकेंड, या फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट या एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट लिखते थे ना, तो वही चीज यहां पे लिखनी है आपको। एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कि कंसाइनमेंट क्रेडिट में क्यों आएगा? क्रेडिट में इनकम आना चाहिए, बट ये भी तो सेम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में आप क्या सेल्स लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, गुड्स डिस्ट्रॉयड फायर होता तो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता था, हाँ या ना? सेम फंडा। तो इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एंड एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओगे नीचे, तुम्हारे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में किधर आ जाएगा? टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड जो भी लेजर्स बनाओगे सब लेजर के फॉर्मेट में रहना चाहिए, राइट? हो गया। अब जैसे एबनॉर्मल लॉस है तो अपने को एक बात समझनी होगी, दैट अपने को उसका इंश्योरेंस क्लेम भी तो मिल सकता है, हाँ या ना? उसका इंश्योरेंस क्लेम का भी एंट्री हो ही सकता है। उसका क्या होगा? फॉर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम का जब एंट्री होगा तो या तो अपने को पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? मैं इंश्योरेंस क्लेम के वहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? पैसा किसको मिल रहा है? कंसाइनी को। तो अगर कंसाइनी को मिल रहा है, अगर पैसा कंसाइनी को मिल जा रहा है, बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम का पैसा हो सकता है उसको मिले, बिकॉज इंश्योरेंस उसने कराया था उसके यहाँ पहुँचने के बाद में, तब तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ब्रैकेट में कर लोगे इफ रिसीव्ड बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनर को खुद को ही मिल जा रहा है
तब क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट इफ रिसीव्ड बाय कंसाइनर, मैथ में लिख लेना, राइट। अभी एक चीज बताओ मेरे को, लॉस हुआ था 50,000 का, इंश्योरेंस क्लेम मिला 30,000, तो बाकी का 20,000 याद है पीएल में जाता है, फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। यहां भी सेम केस, पीएल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख लेना नेट एबनॉर्मल लॉस। नेट का मतलब समझ गए, जो बचा। टू क्या हो जाएगा, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कोई शक? ये कंसाइनी अकाउंट डेबिट हम लोग कब करेंगे, अगर कंसाइन इंश्योरेंस क्लेम का पैसा कंसाइनी को मिला है, अगर कंसाइनर को मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला वो पीएल में चला गया, बाकी एबनॉर्मल लॉस। तो इसका पोस्टिंग में आ जाओ, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय बैंक, यहां भी ब्रैकेट में लिख रहे हैं याद रखने के लिए, इफ रिसीव्ड बाय, इफ इंश्योरेंस क्लेम is received by कंसाइनर, है ना, बाय कंसाइनर या फिर बाय कंसाइनी हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? इफ रिसीव्ड बाय क्या, कंसाइनी, बाकी का जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, बाई पीएल अकाउंट। तो इसका मतलब आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खत्म हो गया। समझ में आ रही है एंट्रीज? श्योर है आप लोग? सो आफ्टर दिस, अब देखो आप, एट द एंड अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, मतलब किसके पास, कंसाइनी के पास, मतलब हमने जो सामान भेजा वो एट द एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड कैन भी हर 3 महीने पे हम लोग हिसाब कर रहे हैं, 4 महीने पे या 2 महीने पे या 6 महीने में या साल भर में, जो भी, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जो हम लोग हिसाब कर रहे हैं उसके पास हमारा जितना सामान बचा हुआ है जो नहीं बिका है वो अनसोल्ड स्टॉक है। बट वो स्टॉक किसका है, उसको बिलोंग करता है हमको, वो हमारा है, वो कंसाइनर का है। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, तो वैसे यहाँ भी कंसाइनमेंट अकाउंट में आना चाहिए बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो उसीलिए उसका एंट्रिंग so it's stock on consignment account debit to consignment account, that means कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, हाँ या ना, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट लिख लिया गया। तो आपको हाथों हाथ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ या ना, कोई शक? नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस किया था एंट्री नंबर 7। अब यहां से देखो आप, कंसाइनमेंट अकाउंट में लास्ट में जो बैलेंस बचेगा क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, हाँ या ना। तो प्रॉफिट या लॉस है तो कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सारा एंट्रीज होने के बाद कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करोगे, क्रेडिट माइनस डेबिट निकालोगे, तो जो बचेगा दैट बी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश दे करके प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट।
लॉस होगा तो बाई साइड में आ जाएगा, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट, अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट देखो, अपने जो बनाए थे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो अकाउंट अभी तक खुला है, हाँ या ना? एक चीज बताओ मेरे को, आप गुड्स आप जो यहां से अपने एजेंट को भेज रहे हो बैंगलोर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कहीं भी, वो कहां से भेज, अपना यहां खरीदा हुआ गुड्स में से ही भेज रहे हो? अपना खरीदा हुआ गुड्स में से कुछ गुड्स अगर आप एज एडवर्टाइजमेंट यूज कर फ्री सैंपल्स, जर्नल एंट्री क्या सीखे थे क्लास 11 से ही, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, अपना ही गुड्स में से कुछ गुड्स अगर आप विड्रॉ कर ले तो पर्सनल यूज क्या सीखे थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, हाँ या ना? अपना ही गुड्स में से कुछ गुड्स अगर चैरिटी बांट दिए लोगों में, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, दैट्स इट, वो भी यहीं पे। अपना ही गुड्स जब आप कंसाइनी को भेज दे रहे हो ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट को क्लोज कैसे करोगे आप, टू परचेज। गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, उसको क्लोज करने की एंट्री। हाउएवर एक चीज देखोगे नोट्स में, जर्नल एंट्रीज में जो लिखा हुआ है, दो ऑप्शंस लिखा हुआ है, वो क्या ऑप्शन है ध्यान से देख लो एक बार। आप क्या लिख रहे हैं, फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट अकाउंट ये एंट्री, इफ द कंसाइनर इज अ मैन्युफैक्चरर, कंसाइनर अगर खुद मैन्युफैक्चरर है, मतलब अपना गुड्स बना के भेज रहा है, तब तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। एंड अगर वो होलसेलर है, मतलब जस्ट ट्रेडर है, गुड्स खरीदता है एंड वहां पे उसको भेज दिया वो, तब हम लोग करेंगे टू परचेज। तो यूजुअली 99% समझ में ये मेंशन नहीं रहता है कि आप होलसेलर हैं या मैन्युफैक्चरर है, तो हम लोग यूजुअली टू परचेज करके खत्म करते, मान लेते हैं कि परचेजर है वो, मान लेते हैं कि होलसेलर है वो, और कोई मतलब नहीं है इसका। ये जो दो ज्ञान लिखा हुआ है कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसका आंसर ये है कि अगर कंसाइनर मैन्युफैक्चरर है, देन द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू द ट्रेडिंग अकाउंट। इफ ही इज अ होलसेलर, देन बाय ट्रांसफरिंग टू द परचेज अकाउंट। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है वो समझना, क्लियर रहेगा, याद रहेगा ये चीज। चलो उसके बाद अब देखो, हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्लोज हो गया। कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट में अगर कुछ बैलेंस बच गया लास्ट में, तो सिंस ये पर्सनल अकाउंट है, अगर कुछ बैलेंस बच गया तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन। कंसाइनी अकाउंट में लास्ट में यूजुअली तो क्या हुआ, पैसा दे देता है, वो दे देता है तब तो बाय बैंक हो जाता है, अगर नहीं दिया बच गया तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन करके छोड़ देंगे, बाद में मिल जाएगा। कौन सा हड़बड़ी है, कौन सा भागे जा रहा है। एबनॉर्मल लॉस क्लोज हो ही गया अपना। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हमारा एसेट है, रियल अकाउंट है ये भी, इसके बैलेंस कैरेड डाउन रह जाएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन। एनी क्वेश्चंस यहां तक? वेल, कंसाइनमेंट में बेसिक एंट्रीज यही है, इतनी है, बेसिक एंट्रीज इतनी सी ही है, ठीक है। इन एंट्रीज को एक बार के लिए गो थ्रू ना आपको, अभी इसके अंदर वो सम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर एक्चुअली बहुत इजी है लेजर पोस्टिंग वाइज, बट बहुत झमेला है, क्योंकि कई एक चीज़ों का हम लोग को कैलकुलेशंस करना होता है, मतलब न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल आते हैं हम लोग का दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है, सारे जहीं पे हो जाते हैं। कैसे कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू यूजुअली क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, वो हमको निकालना होगा, क्योंकि बता देगा कि इतना माल बिका था, इतना माल रह गया, मतलब पीसेस में, क्वांटिटीज में, केजीज में, तो जो बचा हुआ सामान है उसका वैल्यू निकालना इज समथिंग डिफिकल्ट। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालना पड़ सकता है अपने को, नहीं देगा ऑब्वियसली। कमीशन को लेकर के झमेला होता है। ये तीन तो बहुत कॉमन एरियाज है जहां अक्सर हर सब में झमेला रहेगा, ये दो तो स्पेशल है, स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस।
कंसाइनमेंट को लेकर के बहुत तरीके से, सॉरी कमीशन को लेकर के लैंग्वेज बहुत तरीके से घुमा देता है. सो एज फार एज कैलकुलेशन कंसर्न वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. कैलकुलेशंस का तरीका मैं एक तरीके से कराऊंगा, कोई भी और तरीके से आंसर निकाल सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड तरीका समझना, लॉजिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉजिक जब समझ में आ जाएगा फिर आप कैसे भी सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है. अगर लॉजिक नहीं समझा रहेगा ना तो यार उस समय तुम लोग ऐसे किए थे, इसमें ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये हमेशा एक झमेला रहेगा कि नहीं सर बाकी में तो ऐसे किए थे, इसमें क्यों कर रहे हैं ऐसे. लॉजिक पे जाओगे तो क्लियर रहेगा हमेशा. क्लियर. विल पिक अ वेरी इजी सम. कम ऑन टू द फर्स्ट सम ऑफ द जेटी मैथ. जेटी मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन में आओ. On 1/3/17, Lahoti of Calcutta sends 1000 boxes of tea to Mundra of Bombay on consignment basis. Each box was a value of ₹500. कितना डब्बा भेजा है? 1000 डब्बा भेजा है, एक एक डब्बा 500 रुपये का है. He paid ₹1, ही को मतलब कौन? Lahoti. He paid ₹1000 as freight and ₹2000 for insurance. He drew a bill upon Mundra for ₹2 lakh for 3 months, which is duly accepted and returned. On 30th September 17, Mundra reported that he had sold 500 boxes at ₹560 each and 300 boxes at ₹550 each. 500 और 300 कितना डब्बा बेचा वो? 800. हम लोग भेजे कितना थे? 200. हाँ सॉरी 1000 भेजे थे, तो कितना बचा रह गया उसके पास में? 200. Incurred carriage ₹500, go down rent ₹3,500. He is entitled to a commission of 5% gross sales. On the same day, he remitted a check to Lahoti for the balance due. Prepare consignment account and Mundra account in the books of Lahoti. हम लोग जब इतना सारा लेजर बनाए थे, कई जन को पसीना आ रहा था शायद कि सर इतना लेजर बनाना पड़ेगा. अरे भाई डिपेंड करता है, क्वेश्चन में बता देगा क्या क्या बनाना यूजुअली, नहीं तो बोलेगा प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. क्या क्या नेसेसरी है समझ करते करते समझ में आ जाएगा. यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 200. 200 का वैल्यू नहीं बताया. आप बोले सर वैल्यू का क्या दरकार है, एक एक डब्बा का वैल्यू 500 रुपया था तो 200 × 500 खत्म. नहीं भैया, इतना कच्चा हिसाब तो सब्जी वाला भी नहीं करता, फ्रूट्स बेचने वाला भी नहीं करता, वो भी थोड़ा पक्का होता है हिसाब में. कैसे? अरे भैया खाली 500 से कैसे होगा, यहाँ से गुड्स वहाँ भेजे थे, उसका भी तो खर्चा लगा था, वो खर्चा भी तो 200 में ऐड करना, मतलब 1000 के लिए लगा था तो 200 के लिए कुछ तो लगा ही होगा. हाँ या ना? आप सब्जी ऐसे कई बार बहस कर लेते हो शर्मा जी कि बड़ा बाजार में तो ये 60 रुपये किलो मिलता है, आप यहाँ 80 रुपये किलो क्यों ले रहे हो? वो बड़ा मुँह पे जवाब देता है, बोले यहाँ वहाँ से यहाँ का कैरेज भाड़ा नहीं लगता है. वो समझाता है, हाँ समझाता है, ये होता वो भी जानता है. तो वो अपना जब निकालेगा वैल्यूएशन उसमें तो वो भी खर्चा ऐड कर रहा है. अब यहाँ पे एक दिक्कत है, दिस पोर्शन कम्स टू बी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मतलब स्टॉक का वैल्यू करना है. ठीक है. स्टॉक का वैल्यू करते टाइम अगर मैं कंसाइनमेंट के एंगल से बात करके समझाऊं आपको, तो यहां से हम जब बैंगलोर गुड्स भेजे, हम कंसाइनर है, तो वो सारा खर्चा स्टॉक का वैल्यू निकालने में कैलकुलेट होगा. सारा ये सारा खर्चा नॉन रेकरिंग इन नेचर है, बार बार नहीं लगे, एक ही बार लगा मेरे से. कंसाइनी के पास जब गुड्स पहुंच गया, अब इस कहानी को ध्यान से समझना, कंसाइनी के पास बैंगलोर में जब गुड्स पहुंच गया, बैंगलोर से लेकर के मतलब रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से लेकर के वो अपने गोडाउन तक जब गुड्स को लेके जाएगा, गोडाउन तक गुड्स को ले जाने का खर्चा वो भी नॉन रेकरिंग है. उसमें अनलोडिंग चार्जेस, कैरेज भी हो सकता है, वहाँ पे क्लियरेंस का खर्चा रेलवे वालों को देना, कुछ भी हो सकता है. वो सारा खर्चा लेकिन वन टाइम है, मतलब नॉन रेकरिंग. गोडाउन तक पहुंचने का खर्चा वो भी स्टॉक के वैल्यू में ऐड होता है. लेकिन एक बार गुड्स उसके गोडाउन के अंदर पहुंच गया, उसके दुकान में पहुंच गया, उसके बाद का जो भी खर्चा है वो सारा रेकरिंग खर्चा बार बार लगता ही रहेगा. वो सारा खर्चा रेकरिंग होता है, या दे आर कॉल्ड सेलिंग एक्सपेंसेस और दे आर कॉल्ड रेकरिंग एक्सपेंसेस. वो स्टॉक के वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है. अनसोल्ड स्टॉक या एबनॉर्मल लॉस का जब भी वैल्यू निकालेंगे तो कंसाइनर का तो सारा खर्चा इंक्लूड होगा ही, क्योंकि वो तो सारा का सारा ही वन टाइम खर्चा नॉन रिकरिंग है. कंसाइनी का जो खर्चा है उसका हमको नेचर समझना होगा कि उसको गोडाउन के अंदर पहुंचने के बाद का खर्चा है या पहले का.
गोडाउन के अंदर पहुंचने के बाद का खर्चा कौन सा होगा? गोडाउन का भाड़ा, सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन का सैलरी, ये सारा खर्चा उसका रिकरिंग है। ये इंक्लूड नहीं करेंगे स्टॉक आउट निकालते वक्त, लेकिन गोडाउन के अंदर पहले के अंदर पहुंचने से पहले का खर्चा, कैरेज, अनलोडिंग चार्जेस, क्लियरेंस चार्जेस, ये सब स्टॉक के वैल्यू में ऐड होता है। तो जहां पे अभी आप लेजर्स बनाए थे ना, वहीं पे एक नोट लिख लो ना, तो याद रहेगा। For the purpose of valuation of unsold stock oblique abnormal loss, comma, all expenses of consignor will be taken into account and only non-recurring expenses of the consignee will be taken into account. Full stop. Non-recurring expenses of the consignee are non-recurring expenses of the consignee are those expenses which are incurred before the goods enter into the godown of the consignee. Full stop. Examples are landing charges, comma, unloading charges, comma, carriage, clearance charges, etc. Full stop. Expenses which are incurred after the goods have entered into the godown of the consignee, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर एग्जाम्पल गोडाउन रेंट, सेल्समैन्स कमीशन, selling expenses, etc. bracket close, are recurring expenses or selling expenses in nature. Full stop.
they are not included in the calculation of stock on consignment in the valuation या calculation of stock on consignment. क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? सब देखो यहाँ पे अपने पास इस समय कोई एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, हाँ या ना? वो क्या समझ में आया कि 1000 डब्बा भेजे थे, वो बेचा कितना है 500 और 300, कितना बचा हुआ उसके पास 200. हमसे मतलब कंसाइनर से कुछ कुछ खर्चा लगा था, क्या? फ्रेट, इंश्योरेंस लगा था, हाँ या ना? एंड कंसाइनी से जो खर्चा लगा था देख के बताओ तो उसमें से कौन सा रिकरिंग बोलोगे, कौन सा नॉन रिकरिंग बोलोगे? एक तो कैरेज लगा था और एक गोडाउन रेंट लगा था. तो स्टॉक के वैल्यूएशन में कौन सा ऐड करेंगे? कैरेज. और गोडाउन रेंट ऐड नहीं करना है, हाँ या ना? क्लियर है? चलो पहले हम लोग इसका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट. एंड इस टॉपिक में वर्किंग नोट्स ही मेन झमेला, फिर बोल दे रहा हूँ. लेजर एंट्रीज में उतना झमेला नहीं, याद हो जाएगा, काइंड ऑफ रट्टा ही हो जाएगा वो. एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट प्राइस हमने कितना बॉक्सेस भेजा है? 1000 बॉक्सेस. एक एक बॉक्स का वैल्यू 500 रुपया था ना, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 5 लाख, हाँ या ना? ठीक है. एड एक्सपेंसेस ऑफ लाहौटी मतलब कंसाइनर. आप कंसाइनर भी लिख सकते हो कि कंसाइनर का खर्चा कितना लगा है. तो कंसाइनर का खर्चा कितना था? 1000 और 2000, 3000 रुपया. तो इस 5 लाख में इस 3000 को ऐड कर दिए आप, तो 1000 डब्बा का वैल्यू कितना आ गया? 5,03,000 प्लस ऐड करोगे आप नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ मुंद्रा ऑफ कंसाइनी. कंसाइनी का नॉन रिकरिंग खर्चा कितना लगा था? 500 रुपये लगा था शायद, गोडाउन कैरेज का, राइट? तो 1000 बॉक्सेस का अपना कितना हो गया? 5,03,500. कोई शक? 800 सेल हो गया, बचा कितना? 200. देयरफॉर अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यार? कि भाई 1000 डब्बा का अगर इतना है तो 200 का कितना होगा? मतलब सिंपल यूनिटरी मेथड. चलिए बताइए. 5,03,500 बाई 1000 इंटू 200 कितना आ रहा है? 1,07,000 पक्का. 1,07,000 ये हो गया अनसोल्ड स्टॉक. ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट में किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा. अब अपने को पूरा सम्स को सॉल्व करना है. सिंपल, बहुत इजी लेजर पोस्टिंग से. 2 मिनट के लिए पहले बोलूँगा मैं, आप एंट्रीज गो थ्रू हो जाओ एंड लेजर गो थ्रू हो जाओ सारा एक बार. 2 मिनट पहले उसको पढ़ लो सारे एंट्रीज. क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको, एंट्रीज पढ़ लो एंड लेजर फॉर्मेट देख लो फटाफट, कौन सा आइटम कहाँ आ रहा है. अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हो तब फॉर्मेट ड्रॉ करोगे. इन द बुक्स ऑफ लाहौटी कंसाइनमेंट टू बॉम्बे अकाउंट और एक मुंद्रा अकाउंट, यही तो बनाने बोला अपने को. कंसाइनमेंट टू लाहौटी अकाउंट एंड मुंद्रा अकाउंट फटाफट ड्रॉ करोगे. कंसाइनमेंट टू बॉम्बे अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे अपने बताओ?
1317 जब गुड्स भेजा है तो क्या करेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, डेट कॉलम में 1317, टू गुड्स सेंट ऑन consignment account, amount would be 5 lakh. नेक्स्ट चलें आगे। अब 2,000 रुपये और 2,000 रुपये फ्रेट का, 2,000 रुपये इंश्योरेंस का लगा, उससे किस सेलाउटी से लगा था, सेम डेट, क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, फ्रेट का 1,000 रुपये था ना शायद, फ्रेट 1,000, इंश्योरेंस का 2,000। उसके बाद 2 लाख रुपए का बिल ड्रॉ किया है मुद्रा के ऊपर, जो मुद्रा ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे लिए क्या है, वो बिल रिसीवेबल है। आपने मुद्रा पे बिल ड्रॉ किया, मुद्रा के लिए बीपी, आपके बीआर, आपको तो बीआर मिला है, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू मुद्रा, एडवांस मिलने की एंट्री, तो मुद्रा अकाउंट में आ जाएगा, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 2 लाख। इसमें भी डेट आप सेम दे सकते हो और चाहो तो क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हो, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट 30 सितंबर को वो रिपोर्ट किया कि वो इतना इतना डब्बा बेचा है। ठीक है, बताओ मेरे को। 500 डब्बा बेचा है, कितना रुपया कर गया, 560, तो 500 इंटू 560 कितना हुआ, 2,80,000, और 300 डब्बा कितना करके बेचा है, 550, तो ये 1,65,000 होगा शायद। तो टोटल सेल्स हमारा कितना हो गया, 4,45,000 टोटल सेल्स हो गया, हाँ है ना। 500 इंटू 560 और 300 इंटू 550, 2,80,000, 1,65,000, टोटल सेल्स हो गया 4,45,000। सेल्स की एंट्री, सेल्स की एंट्री, मुद्रा अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इसमें डेट क्या रहेगा, 30 सितंबर, क्योंकि अपने को तो उसी दिन पता चला ना कि हाँ वो इतना में बिका है। तो मुद्रा अकाउंट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट डैश दे करके सेल्स 4,45,000, कंसाइनमेंट टू बॉम्बे अकाउंट में 30/9/17 का डेट दे करके बाई सेल्स 4,45,000। उससे कैरेज का लगा था, गोडाउन रेंट का लगा था खर्चा, खर्चा का जर्नल एंट्री क्या होता है, कंसाइनी से खर्चा लगा उसका जर्नल एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में डेट 30/9/17 टू मुद्रा अकाउंट, कैरेज 500, गोडाउन रेंट 3,500, मुद्रा अकाउंट में 30/9/17 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 500, 3,500, सॉरी कैरेज
एंड गो डाउन रेंट, है ना। नेक्स्ट, ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल्स, कमीशन ऑफ 5% ग्रॉस सेल्स, तो 4,45,000 के अपने 5% कमीशन निकालिए फटाफट। 22 है 250, उसका भी एंट्री तो वही होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुंद्रा, कमीशन सेल्स का 5%, 22,250 मुंद्रा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 22,250। उसके बाद स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के बारे में क्वेश्चन में कभी लिखेगा नहीं, वो तो अपने को समझना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हम लोग कितना निकाले थे, 1,07,000 हम लोग वर्किंग नोट में निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले ही। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मुंद्रा से जो मिलना वो मिल जाएगा, और इधर में अपना कंसाइनमेंट अकाउंट का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस, कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट का डिफरेंस निकालिए सभी को ही। जो बच्चे कहते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन टू पीएल अकाउंट, कैलकुलेटर्स एंड फाइंड आउट, बी क्विक। कितना आ रहा है, 16,450 पक्का, 16,450 इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। मुंद्रा अकाउंट के बारे में लिखा था क्वेश्चन में कि ही ऑन द सेम डेट ही रेमिटेड अ चेक टू लाहौटी फॉर द बैलेंस ड्यू, लिखा है ना कि बैलेंस ड्यू के लिए चेक दे रहा है, तो उसका एंट्री पास करना होगा, मतलब बाई बैंक। मुंद्रा अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो बाई बैंक हो जाएगा, रेमिटेंस निकालिए, डेबिट माइनस क्रेडिट करके कितना आ रहा है, 2,18,750 हो गया बाई बैंक, रेमिटेंस। क्लियर है, ये एकदम सिंपल सम है, इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सम था एकदम। अब हम कुछ सम्स ऐसा होगा जो सिर्फ डिस्कस करके एंड उसमें जो वर्किंग्स कराना वो करा के छोड़ देंगे, लेजर अकाउंट्स प्रिपरेशन विल बी योर वर्क, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चेक करते रहेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट का मेजॉरिटी सम्स में ऐसा ही होगा कि जहाँ पे हम आपको वर्किंग नोट्स करा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे जो जो क्वेश्चन कराना है आप नोट कर लो, एंड देन द रेस्ट पार्ट विल बी होमवर्क। लाइक कमिंग टू सम नंबर 4, सम नंबर 4 देखो ध्यान से क्या है। On 1117, Mr. X of Ranchi consigned 10,000 kgs of oil costing Rs 40 per kg to Mr. Y of Raipur. Mr. X paid Rs 40,000 as freight and insurance. ठीक है, 200 kgs of oil were destroyed on 15/1/17 in transit. रास्ते में डैमेज हो गया, मतलब जाते ना रास्ते में डैमेज हो गया, मतलब कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं अभी तक, उसके पहले डैमेज हो गया। ये समझना इसलिए ज़रूरी है, बात समझो आप, लॉस कहीं भी हो सकता है, कंसाइनी के पास पहुंचने के पहले अगर लॉस हो रहा है एंड उसके पास पहुंच गया उसके बाद अगर लॉस हो रहा है, वैल्यूएशन में एक जगह चेंज आएगा। क्या चेंज होगा कि हम लोग अगर रास्ते में गुड्स डैमेज हो गए ना, तो उसमें गुड्स का कॉस्ट प्राइस तो हो गई और सिर्फ कंसाइनर का खर्चा इंक्लूडेड रहेगा, कंसाइनी का खर्चा तो उस पर लगा ही नहीं अभी तक, हाँ या ना। और गुड्स अगर कंसाइनी के पहुंचने के बाद में डैमेज होता है तो उसमें कंसाइनर का खर्चा तो है ही, कंसाइनी का भी नॉन रिकरिंग खर्चा ऐड होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वैल्यूएशन कैसे निकले वो तो मैं कराऊंगा अभी आपको, बट बता रहा हूं कि गुड्स डैमेज कहां हुआ है उसका फर्क क्या पड़ता है।
फर्क पड़ता है कि अगर रास्ते में डैमेज हो गया है, मतलब कंसाइनी पहुंचने से पहले, मतलब उस पर कंसाइनी खर्चा नहीं लगा अभी तक, तो उसका हम जब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कंसाइनी का नॉन रिकरिंग खर्चा को ऐड नहीं करेंगे। बट अगर कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद डैमेज हुआ है तो कंसाइनी का खर्चा ऐड होना ही है, कंसाइनी का भी नॉन रिकरिंग खर्चा ऐड होगा। लॉजिक क्लियर है कि नहीं? कि कंसाइनी पहुंच गया मतलब क्या है, वो उसके गोडाउन तक पहुंचा है तो उसे गोडाउन तक ले जाने का भाड़ा भी तो लगा, खर्चा भी तो लगा उससे। तो 200 किलो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कहाँ हुआ था? ट्रांजिट में हुआ था। इंश्योरेंस क्लेम 7,500 मिला, किसको मिला? कंसाइनर को डायरेक्टली मिल गया। 3 महीना बाद 31 मार्च 17 को मिस्टर वाई क्या बता रहा है कि 8,000 किलो बेचा है वो 55 रुपये पर किलो करके। अनलोडिंग चार्जेस उससे लगा 9,500। अनलोडिंग चार्जेस कौन सा खर्चा भैया? नॉन रिकरिंग खर्चा है। गोडाउन रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस का नेचर नहीं बताया ना, जिसका नेचर नहीं बताता वो सारा रिकरिंग खर्चा होता है। रिकरिंग होता मतलब क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट में तो लेंगे, स्टॉक का वैल्यूएशन में नहीं लेंगे। 200 kgs were lost due to leakage which is considered as normal। नॉर्मल लॉस का बुक्स में तो एंट्री नहीं करते हैं, हाँ या ना? लेकिन नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी को कंसीडर किया जाता है फॉर वैल्यूइंग द अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए, अनसोल्ड स्टॉक का अमाउंट निकालने के लिए नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बाकी गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज ये तो होना इनएविटेबल है। कैसे होगा हम कराएंगे। कमीशन सेल्स बोला है 5%, बैलेंस जो रिसीव्ड, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो नेसेसरी अकाउंट्स में कौन कौन सा होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट तो होगा ही नेसेसरी अकाउंट, हाँ या ना? कंसाइनी अकाउंट नेसेसरी अकाउंट है ही। इस सब में एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी नेसेसरी अकाउंट, ये 3 नेसेसरी अकाउंट्स होगा, ठीक है? ये मैं इसलिए लिख दिया बिकॉज ये आपको करना होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, वाई अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। मैं क्या कराऊंगा आपको? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एंड एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक लीटर्स में, सॉरी केजीज में कितना बचा है, हमने भेजा कितना था? 10,000। 10,000, 200 रास्ता में चला गया, 200 लीकेज हो गया तो बचा 9,600, बिका कितना है? 8,000। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना है? 1,600 किलो अनसोल्ड स्टॉक है, हाँ या ना? ये तो ओरल कैलकुलेशन है, वो तो केजीज में है ना, हमको इसका अमाउंट निकालना है। और इस समय हमको नया क्या सीखने मिलेगा कि नॉर्मल लॉस अगर होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। क्लियर? चलिए, सन 4 कर रहे हैं अपने लोग। abnormal loss and unsold stock। केजीज एंड रुपीज, 2 कॉलम रहेगा हमारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, तो 10,000 किलो अब जो भेजे हो, 1-1 किलो का दाम कितना है? 40 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 4 लाख हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 10,000 केजीज है, रुपीज इज 4 लाख। एड एक्सपेंसिव कंसाइनर, कंसाइनर का खर्चा कितना लगा था? 40,000 लगा था, याद है? ही पेड 40,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो एक्सटर्नल कंसाइनर 40,000, दस हजार का टोटल कितना हुआ? 4,40,000। अभी गुड्स रास्ते में ही है, रास्ते में डैमेज हो गया था, याद है? एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ था? रास्ते में हुआ था, इसलिए अब हम यहीं पे एबनॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे। फिर सुन लो, अगर कंसाइनी के पहुंचने के बाद होता
तो कंसाइनिंग का खर्चा ऐड करते नॉन रिकरिंग वाला, फिर एब्नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते, तो वैल्यू डिफरेंट आ जाता। समझ में आ रहा है? तो वो ध्यान में रखना है जब ये सम सॉल्व करोगे। अब यहाँ माइनस एब्नॉर्मल लॉस केजीएस में 200, $4,40,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 200। समझ में आ रहा है? सिंपल यूनिटरी मेथड। भैया 10,000 किलो का अगर 4,40,000 है, एक का कितना होगा, 200 का कितना होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड। 8,800 आ रहा है क्या? 8,800 तो 9,800 किलो का 4,31,200। कोई दिक्कत? एड non-recurring expenses of कंसाइनी। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग खर्चा कौन सा है? खाली अनलोडिंग चार्जेस हैं, हाँ या ना? अनलोडिंग चार्ज जो लगा था 9,500, वही तो नॉन रिकरिंग है खाली, है ना? 9,500 तो 9,800 किलो का हमारा वैल्यू कितना हो गया? 4,40,700। अब माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा, नॉर्मल लॉस सिर्फ किलो से कम हो जाए, क्वांटिटी से कम हो जाएगा। क्यों? उसके अमाउंट को तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता है। मतलब हमारा 4,40,700 जो 9,800 खर्चा था ना, उसी को हम लोग 9,600 का खर्चा मान लेंगे। हमने उसने बेचा कितना? 8,000। अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा? 1,600। Therefore, unsold stock is equals to 4,40,700 divided by 9,600 into 1,600। कितना आ रहा है कैलकुलेशन? एनीवन करके बताओ। 73,450। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। एक बार आप क्वेश्चन को खुद गो थ्रू हो जाओ एंड देख लो लेजर पोस्ट में कोई दिक्कत आएगी क्या आपको, बिकॉज इसका ये तीनों लेजर्स बनाना विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन देख लो अच्छे से, कुछ पूछना आप पूछ सकते हो।